पर्णपाती वन पढ़ा, जेकरा में सखुआ, शीशम, आम के, महुआ के, बाँस के, त्रिफला के पेड़ था इम्पोर्टेंट। अब है सूक्ष्म एवं कटीले वन की पेटी है, यानी कि वहाँ पर ही जहाँ पर ही कांटा वाला सब पेड़ होता है, कीकर, बबूल, खजूर के पेड़, नागफनी के पेड़, वो वाला इलाका। इसमें वे क्षेत्र आते हैं जहाँ वार्षिक वर्षा 50 सेंटीमीटर से 70 सेंटीमीटर तक की होती है, यानी कि जहाँ पर बहुत कम वर्षा वाला इलाका होता है वहाँ पर अधिकतर कांटा वाला पेड़ हुए रहता है। पीछे बार भी बता दिए, जहाँ पर ही पानी के मात्रा कम वाला इलाका रहेगा ना, वहाँ पर सब तरह कटीला पेड़ रहेगा, और वो में जो कांटा रहता है वही कांटा पानी को संचित किए रहता है और पेड़ अपना उसी से काम चलाता है। तो जहाँ के वर्षा 50 सेंटीमीटर से 70 सेंटीमीटर तक की होती है, जैसे राजस्थान के इलाका में, राजस्थान के तो स्पेशल थार रेगिस्तान वाला जो इलाका पूरा है, अगर उसको देखा जाए यहाँ पर राजस्थान के इस इलाका में, तो यहाँ पर ये स्पेशल इस समय सबसे ज़्यादा बबूल के पेड़ दिखाई देता है और कांटीला वाला, और इसमें कैक्टस भी दिखाई देता है जो कांटादार वाला रहता है। तो वहाँ पर राजस्थान, पंजाब उसी के सट्टल वाला इलाका कुछ ऐसे, हरियाणा जहाँ पर वर्षा बहुत कम होता है, और उत्तर प्रदेश के दक्षिण भाग में भी कुछ ऐसा ही होता है, और मध्य प्रदेश के पश्चिम भाग में होता है। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात इत्यादि सूक्ष्म वन की पेटी के पड़ते हैं। तो उसमें सब तरह जो थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं दिखाई देता है, उसमें सूक्ष्म वन के पड़ते दिखाई देते। यहाँ अधिकांश वन साफ किए जा चुके हैं, और जहाँ भी बहुत ज़्यादा मात्रा में वन है तो का लोग कटैया करते जा रहा है, यानी कुछ न कुछ के उपयोग में, और अतः वह कहीं भी विस्तृत वन नहीं मिलते हैं। लेकिन अब के समय में साफ करते हैं तो कहीं भी बहुत बड़का विस्तृत वन नहीं मिल रहा है, सब तरह कुछ न कुछ लोग कर ही दे रहा है, या उसके वजह से वहाँ पे काट काट कर सभी पेड़ पौधा को हटाया जाए। वर्षा की कमी और जलवायु की विषमता के कारण यहाँ ऊंचे पेड़ों का अभाव है। अब वर्षा की कमी और जलवायु के विषमता, जलवायु के विषमता के मतलब कि सब तरह के जलवायु अलग अलग है, तो उसका विषमता के कारण जो वहाँ के जो पेड़ है से ऊंचे ऊंचे है और लंबे लंबे पेड़ है। प्राय छोटे पेड़ तथा झाड़ियाँ उगती है, इनकी जड़ें लंबी और पत्तियाँ छोटी होती है। छाल लकड़ी कटीली और मोटी हुआ करती है। इनमें से पेड़ है, उठो, इनमें से कीकर का पेड़, बबूल का पेड़, खैर का पेड़, खजूर का पेड़, झाऊ के पेड़, नागफनी इत्यादि पेड़ प्रमुख है। ये सब कांटा वाला पेड़ है। जहाँ तहाँ शीशम और आंवला के भी पेड़ उगे हुए दिखते हैं। तो शीशम में तो थोड़ा मोड़ा कांटा वाला है, थोड़ा क्या हिते है, लेकिन एगो आंवला में कांटा वाला न होता है। चमड़ा कमाने तथा विविध उपयोग में आने के कारण बबूल का अर्थात महत्व उल्लेखनीय है। 60 से 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र में नाम मात्र की वनस्पति उगती है। जहाँ पर एकरों से कम वर्षा होगा वहाँ तो पेड़ पौधा उगवे नहीं करता है। जहाँ तहाँ सवाना की भांति घास उगती है। सवाना घास के नाम है। मरुस्थल प्रदेश में नसीब में कटीली झाड़ियाँ ही मिलती है। इनकी छोटा छोटा पेड़ जो होता है उसे, जैसे कि अगर वहाँ फूल के पेड़ थोड़ा सा दिखाई दे रहा है जे वो तन्नी को बउआ के अनुसार से, तो उसका झाड़िया में काटा जाता है जो धरती रहले। और कांटा वाला सूक्ष्म वन क्षेत्रों में जंगली गदहा, ऊँट, पशु आदि पशु मिलती है। इस सूक्ष्म वन वाला में ज़्यादा तो ऊँटे रहबे करेगा, जैसे रेगिस्तान वाला इलाका में रहता है, और यहाँ पर ही गदहा मिलता है। अब पर्वतीय वन है जहाँ पर इस तरह के लंबा लंबा पेड़ होगा, और ऊपर जैसे कि अशोक के पेड़ के तरह होता है, लंबा तनका डाल दे। पर्वतों पर ऊंचाई यानी कि एल्टीट्यूड और वर्षा की मात्रा के अनुसार वनों के प्रकार में अंतर पड़ता है। अब तनी ज़्यादा पर्वत वाला इलाका है पर तो वहाँ पर अगर 1500 मीटर की ऊंचाई पार करने पर पर्वतीय वन मिलते हैं, जिन्हें 2 श्रेणियों में बांटा जाता है। एक कोनधारी चिरहरित वन और दूसरा अल्पाइन वनस्पतियाँ। कोनधारी वन, शंकुधारी वन हिमालय के पर्वतीय भाग है, जहाँ पर 1500 से लेकर के 3500 मीटर की ऊंचाई तक मिलती है। यानी कि इतना ऊंचा ऊंचा पेड़ मिलता है। कहाँ ध्यान है तुम्हें? ठीक, तब 1500 से 3500 मीटर ऊंचा ऊंचा पेड़ मिलता है। कोनधारी वन में 42 लाख हेक्टेयर भूमि में विस्तृत है, और जंगल वाला इलाका में इतना दूर में ही फैलल है। गर्मी की कमी के कारण इन वनों के पेड़ न तो कड़ी लकड़ी वाले होते हैं और न ही चौड़ी पत्ती वाले होता है।
अब यहाँ पर गर्मी नहीं पड़ता है, पर्वत वाला इलाका अधिकतर ठंडा होता है, और वहाँ का पेड़ होता है जो बहुत लंबा लंबा, अब पत्ता एकदम तन्नी तन्नी को पतला पतला, अगर वीडियो में कभी देखा होगा तो नुकीला टाइप के पत्ता बनल रहता है, नुकीला पत्ता इसका या कोन टाइप के पतला पतला छोटा छोटा गो रहता है। अब पेड़ जो रहता है बहुत लंबा होता है लेकिन बहुत कमज़ोर होता है, ठीक। तब एकरा की कारण है कि गर्मी के कारण यहाँ पर इन वनों का जो पेड़ होता है, पेड़ न तो कड़ी लकड़ी वाले होते हैं न चौड़ी पत्ती वाली, तो न तो पत्ता ज़्यादा चौड़ा चौड़ा और न काड़ा लकड़ी नहीं होता है, कैसे कि लकड़ी बहुत कमज़ोर हो जाता है, इसीलिए जो तपता है वो निखरता है। एक यहाँ धूप ऊप पड़वे न करता है तो एक कड़ी लकड़ी वाला न बनता है। इन लकड़ियाँ अपेक्षाकृत मुलायम और पत्तियाँ छोटी तथा स्वीताकार होती है, तो इस के लकड़ी मुलायम होता है, ठीक। उसमें से सुनो, देवदार के अलावा स्प्रूस यानी कि सनोवर, सिल्वर फर यानी कि श्वेत सनोवर, और चीड़ और ओक जिससे बलूत, इनके वन के उल्लेखनीय पेड़ है जो औद्योगिक दृष्टि से बड़े उपयोगी है, और पूर्वी हिमालय में खास कर करके असम में। तो ये सब कुछ पेड़ के नाम बता दिया गया जो औद्योगिक क्षेत्र में कंपनी में थोड़ा मोड़ा कहीं उपयोग में लाता है। जहाँ अधिक वर्षा होती है वहाँ पर ही ओक के पेड़, पोलर के पेड़, मैपल के पेड़, मैग्नोलिया के पेड़ और आरेल पेड़ों में के चिरहरित वन मिलते हैं। तो इस तरह से पेड़ कुछ। अब अल्पाइन वनस्पति पेड़ के, जहाँ चारागाह की झांकी प्रस्तुत करती है जिसे यहाँ मार्ग कहते हैं, और कश्मीर में कुछ नाम है, देखो गुलमर्ग, सोनमर्ग इसके उदाहरण है। अल्पाइन वनस्पति 2800 से 4800 मीटर की ऊंचाई तक मिलती है, ठीक। 3500 तक के रह जाता था, ये अल्पाइन वर्ग के जितना भी रहेगा 4800 मीटर तक की ऊंचाई मिल सकता है। 3600 मीटर की ऊंचाई तक छोटे पेड़ एवं झाड़ियाँ जैसे बर्च और जूनिपर, तथा 3600 से 4800 मीटर तक की ऊंचाई के बीच 3600 मीटर की ऊंचाई तक छोटे पेड़ एवं झाड़ियाँ जैसे में बर्च और जूनियर पेड़ के नाम, तथा 3600 से 4800 मीटर तक ऊंचाई के बीच झाड़ियाँ एवं काई उगती है। अगला देखो, 4800 मीटर के ऊपर जाने पर कोई वनस्पति दृष्टिचोर नहीं होता है, एकरा से ज़्यादा ऊंचा और पेड़ नहीं दिखाई देता जाने पर। पूर्वी हिमालय पर पश्चिमी हिमालय की अपेक्षाकृत अधिक तापमान और वर्षा होने के कारण पर्वतीय वन की दोनों श्रेणियां अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर मिला करती है। तो जो पूर्वी हिमालय है ओकरा से जो पश्चिमी हिमालय की अपेक्षा वहाँ पर ज़्यादा तापमान और वर्षा होती है। और पर्वतीय वन क्षेत्र में मिलने वाले वन पशुओं में तेंदुआ मुख्य रूप से उल्लेखनीय है। तो यहाँ पश्चिमी जो हिमालय है यहाँ पर स्पेशल कौन सा जानवर मिलता है? तेंदुआ, ठीक ना, जिसको हिम तेंदुआ कहा जाता है, जो बर्फ पर रहने वाला है वो सब मिलता है। और पैंथर, बाघ जाति का यह पशु पेड़ों पर रहता है, जानवे करता है, देखा होगा तेंदुआ कहाँ चढ़ रहता है? पेड़ पर। हाँ ठीक ना, वो बिल्ली के तरह दिखाई, काला वाला होता है, काला ब्लैक पैंथर दिखाई देता है। आ एकर लक्षण है पेड़ पर चढ़ेला के, बड़ा स्पीड चढ़ता है, मतलब कि इतना स्पीड में बंदर के तरह उछल उछल कर सारा पेड़ पर चढ़ जाता है। जैसे बिल्ली पेड़ पर चढ़ जाता है, बिल्ली पर जाती तो ओकरे है, ठीक। चीता भी बिल्ली के पर। हाँ ठीक, तो सब एके में है, खाली बिल्ली हमरा सबके जोड़े रहता है ताकि ओकर शरीर छोटा है। अगर एकर शरीर खाली छोटा है ना, तो अगर बड़ा रहता है तो हम लोग सबके मार के खाने लगता। आवाज भी वैसी। पशुओं में तेंदुआ मुख्य रूप से उल्लेखनीय है। बाघ जाति की यह पशु पेड़ों पर रहता है और इसके बदन पर गोल गोल धब्बे होते हैं। चित्र में तो देखिए क्या धब्बा, ये देखने में सुंदर यह पशु बड़ा खूंखार और तेज दौड़ता है। पलक मारते ही छोटे वन पशुओं को उठा ले भागता है। आई जितना भी जानवर में बड़ा है ओकरा से उठा कर लेकर भाग जाएगा, तो थोड़ा सा के लेकर भाग जाएगा। तो पलक मारते ही छोटे वन जीव को पलानी को उठा कर लेकर भाग जाता है। तो ये हम लोग पर्वतीय वन में देख लिए पेड़ पौधा और वहाँ रहने वाले जानवर के। अगला है जवारीय वन की पेटिया। ये पेटिया भारत के मुख्य पूर्वी तट पर है, जहाँ समुद्री ज्वार की पानी पहुंचकर भूमि को दलदल बना डालती है, ठीक। तो जवारीय वाला है जो दलदल भूमि में पानी की मात्रा घुसल रहे। तब भारत की पूर्वी तट पर है, जहाँ समुद्र की ज्वार पानी पहुंच जाती है। मान लो अगर हम लोग यहाँ बगल में नदी है तो का पानी अगर कोई मात्रा से आ गया है तो इस इलाका जवारी हो गया कि दलदली हो जाता है, वहाँ पर हमेशा कुछ न कुछ पानी पहुँचल रहता है।
और दलदल वन जैसे गंगा नदी के, गोदावरी नदी के, कृष्ण इत्यादि नदी निम्न डेल्टा भाग उच्चार आने पर जलमग्न हो जाता है। यहाँ पर ही मैग्रोव तथा सुंदरी के पेड़ अधिक मिलते हैं। सबसे ज़्यादा जवारीय पेड़ वाला जो चित्र दिखाई दे रहा है जो मैग्रोव वन है, और वैसे ही भी मैग्रोव वन के इलाका दिखाई देगा तुम लोग को जब सुंदरबन के कई बार फोटो दिखाया जो पश्चिम बंगाल में जब गंगा नदी सब नदी जब जाती है, यहाँ के सब नदी मिलकर और यहाँ से सब नदी गिर करके यहाँ पर डेल्टा बनाती है। और इसी डेल्टा को में से सबसे बड़ा डेल्टा का नाम है सुंदरबन डेल्टा, जो यहाँ पर जो विश्व के सबसे बड़ा है। अब इस इलाका के बगल वाला जितना रहेगा उससे दलदली भूमि बन जाएगी कि छोटा मोटा पानी तनी पानी रहेगा और उस दलदल में जाएगा तो पैर और फंसेगा पूरा, वैसा रहता है। वहाँ पर जितना पेड़ होता है उस सबको मैंग्रोव पेड़ कहते हैं, मैंग्रोव पेड़। अब मैंग्रोव पेड़ के जो सुंदर भी पेड़ में काउंट आता है, बहुत सुंदर पतला लंबा, पूरा अंदर घुस जाता है। हाँ दलदल बहुत भयंकर वाला है। और आर्थिक दृष्टि से ये वन अधिक उपयोगी नहीं है, और ऐसे जितना भी जंगल में के रहे वाला पेड़ है ज़्यादा उपयोगी न है। इनसे लकड़ी का ईंधन प्राप्त होते हैं, ज़्यादातर देखने पर सिर्फ एक लकड़ी से खाना बनाने में उपयोग यानी कि जलावन में इसका काम आता है, जो ये चित्र में कहा है देखने के लिए 5.3 में। और यहाँ पर ये स्पेशल में के रहने वाला है वो जानवर के नाम है, इस पेटी में रॉयल बंगाल टाइगर रहता है, जो बाघ का हाँ बंगाल टाइगर यही में रहता है, बहुत भयंकर बहुत दांत बड़ा। इसी को देखने के लिए वहाँ पर ही बहुत सारा लोग इस सुंदरबन में घूमने जाता है। वहाँ पर ही घड़ियाल रहता है, जो अपना सब सुनता है कि वहाँ पर उछलता है। सांप भयंकर मिलता है, कछुआ बड़ा वाला इस इलाका में देखने को मिलता है, कहीं तनी मनी पानी ऊपर में रहता है दिखाई, नौका के माध्यम से लोग जाते रहता है। भारत में वनों का विस्तार कुल लगभग कितना इलाका में वन है तो 8,02,100 वर्ग किलोमीटर भूमि पर है, जो भारत के समस्त क्षेत्रफल का 24.39% यानी कि भारत के जितना क्षेत्रफल है से 24% में वन है। वैज्ञानिकों के अनुसार देश की 1/3 भूमि वनाच्छिद रहनी चाहिए। बढ़ती हुई जनसंख्या कह रहा है कि 1/3 पर रहना चाहिए, लेकिन बढ़ती हुई जनसंख्या और अधिक पशुचरण यानी पशु झूम खेती के कारण, सभी जगह के औद्योगिक विकास के कारण जहाँ तहाँ वनों की जमकर कटाई हुई है, आज जिसके वजह से क्या हो रहा है सबसे ज़्यादा पेड़ को काटा जा रहा है। अब वनों का ह्रास देश के विनाश की ओर ले जा रहा है, और कोई भी इलाका में बहुत ज़्यादा पेड़ उड़ कटेगा तो, और पेड़ कटने के कारण ही वर्षा भी बहुत कम होता है, ये याद रखना। तो ये वनों का ह्रास देश के विनाश का कारण है, तो अगर पेड़ कट रहा है तो गर्मी बढ़ेगा, ऑक्सीजन के लेवल घटेगा, वर्षा कम होगा, यानी कि बहुत सारे कारणों का ये दे देता है। वन हमारी राष्ट्रीय संपत्ति है और देश के पर्यावरण से भी इसका घनिष्ठ संबंध है, और देश में पर्यावरण नियंत्रण में रहता है। भारत सरकार एवं का वन विभाग भारतीय वनों की देखरेख करता है। तो भारत सरकार के संविधान में वो वन विभाग बनाया गया है, जिसको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कहा जाता है। इसमें भी जगू लगता है, फॉरेस्ट से संबंधित किसी को फॉरेस्ट गार्ड वाला होता है वनों के आता है। तो भारत सरकार को वन विभाग बनाया जो देख रेख करता है, उसका व्यवस्था करता है, नियंत्रण करता है एवं सुरक्षा की दृष्टि से भारतीय वनों को निम्नलिखित 3 भागों में बांटा था। तो स्पेशल अब हम लोग भारतीय वन के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक, जो सरकार बना है उसमें है सुरक्षित या आरक्षित वन। देखो इसी में हम लोग कुछ नेशनल पार्कों के बारे में आगे देखेंगे, छोटे में ज़्यादा नहीं। इन वनों में लकड़ी काटना या पशु चराना वर्जित है। कुछ इलाका में अगर बहुत ज़्यादा इलाके में जंगल है तो उसको सरकार वो इलाका को आरक्षित कर देता है या सुरक्षित कर देता है, यानी कि वो जितना जंगल है वहाँ में कोई जाना वर्जित रहता है। अगर चला भी गया है तो वहाँ से कोई भी लकड़ी नहीं काटना है, नौ में कोई गाय भैंसी चराना है। ये सरकारी संपत्ति काउंट हो जाता है। और बाढ़ की रोकथाम, भूमि कटाव से बचाव तथा मरुस्थल के प्रसार के रोकने की दृष्टि से बड़े महत्व के होते हैं। अगर उसका जंगल रहता है तो वहाँ है बाढ़ से भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्या कि कहीं भी अगर बहुत ज़्यादा पेड़ पौधा है तो वहाँ बाढ़ कम आएगा, भूमि कटाव कम होगा। यानी कि अगर अपने नदी जहाँ कटता है, अगर एक लाइन से बहुत ज़्यादा पेड़ रहता है ना तो इतना नहीं कटता। यहाँ पर जो हम लोग का ढाटी लग गया से नहीं लगता, इतना घर बच जाता, तब भूमि का कटाव भी बचता है। और मरुस्थल के प्रसार को भी रोकता है। अगर वहाँ पर रेगिस्तान बनते जा रहा है, वर्षा कम हो रहा है, धरती एकदम बंजर हो रहा है, उसको भी रोकता है पेड़। बड़े महत्व। ऐसे वनों का विस्तार लगभग कितना है तो 4,24,113 वर्ग किलोमीटर में ये भूमि है। अब संरक्षित वन, वे वन सरकारी है, इनमें सरकार
इनसे लाइसेंस प्राप्त लोग लकड़ी काट सकते हैं। ये तो ई सुरक्षित हो गया है पहले ही, यानी कि कोई हालत में न जा सकता है। और संरक्षित वन जो वन सरकारी है, इसमें सरकार से लाइसेंस प्राप्त किए बिना कोई लकड़ी नहीं काट सकता है, न पशु चरा सकता है, यानी कि लाइसेंस ले सकता है। जानवर भी सब्जी का मारा जा सकता हाँ, उनमें जानवर पहले से एक्स्ट्रा है तो उस जानवर को कोई कुछ नहीं कर सकता है। ठीक, तो जानवर को भी नहीं मारना है, कुछ नहीं करना है। तो ई वाला इलाका जहाँ है वहाँ पे लोगों को जाने आने दिया जाता है। वहाँ से अगर कोई किसी भी माध्यम से हिला रहा है तो उसे लाइसेंस लेकर के लकड़ी काट सकता है, जानवरों के जाकर के में चरण के देखेगा कि अगर कोई वहाँ जंगल उतना ठीक ठाक है तो ऐसे वनों का सरकार की कड़ी निगरानी रहते हैं। उनका क्षेत्रफल लगभग 2,32,609 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अब है अवगिरीकृत या स्वतंत्र वन। इन वनों में लकड़ी काटने तथा पशु चराने की सरकार से कोई प्रतिबंध, यानी कि उस इलाका जहाँ छोटा मोटा जंगल है, जहाँ पर कोई आदमी जा करके जिसका अपना पेड़ है या नॉर्मल सरकारी भी पेड़ है तो वहाँ से कुछ काट सकता है और वहाँ पर पशु चरा सकता है, पर उपयोग करने वाले को टैक्स देना पड़ता है। और वहाँ से लेकर के जब कोई गुजरता है तो वहाँ पर इस टैक्स देना पड़ता है। लकड़ी काटने के लिए ये वन प्राय ठेके पर दिए जाते हैं और ये वन 1,44,368 वर्ग किलोमीटर में भूमि में फैला हुआ है। अब सामाजिक वानिकी। पड़ती जमीन पर जल्द तैयार होने वाली उपयोगी पेड़ लगाना, जिसे फल, काष्ठ, ईंधन आदि की समस्याएं हल हो तथा वातावरण को संतुलित बनाए रखने में मदद पहुंचे, सामाजिक वानिकी यानी सोशल फॉरेस्ट्री कहलाता है। जैसे यहाँ पर ये ज़मीन में बहुत पेड़, यहाँ पे पहले खेती होता था। ठीक, तो ये पड़ती ज़मीन है तो खेती होता है। अगर कोई इलाका कहीं है पड़ती ज़मीन है, ठीक ना, यानी कि ऊपर कोई बाव जोत नहीं करना है, ऊपर कुछ हो नहीं रहा है, तब कुछ लोग क्या कर रहा है वहाँ पर जा कर के कोई फल के पेड़ लगा दे रहा है या कोई दूसरे पेड़ लगा दे रहा है, तो जिससे क्या हो जाएगा वहाँ पर ईंधन मिलेगा, फल मिलेगा, इस सब की समस्या को हल हो जाएगा। तो इस सब को वानिकी कहा जाता है, यानी कि सामाजिक वानिकी, सोशल फॉरेस्ट्री कहलाता है। जो सड़क के किनारे भी पेड़ लगाए जा रहे हैं, जो सरकार भी अगर वो इलाका में पेड़ लगा दिया जाता है तो वो सब सोशल वानिकी कहलाता है। वन संरक्षण और वन विकास के उपयोग। वनों के संरक्षण की आवश्यकता इसलिए है कि उनसे हमें प्रत्यक्ष एवं उनसे हमें प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों लाभ मिलते हैं। प्रत्यक्ष लाभ ये है, देख लो, पहले तो अगर भाग दिया गया तो अवकृत में 18% वन बचा है, सुरक्षित का 53% वन सरकार रखे हुए है, यानी आधा, और संरक्षित में 29%। और इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट जो है 18 के अनुसार से में डाटा दिया गया। देखो, अगर प्रत्यक्ष लाभ मिले तो लकड़ी से हम लोग को क्या मिलेगा? भवन निर्माण के लिए टिकाऊ लकड़ियाँ प्रदान करती है। दूसरा, बक्सा पेटी, दिया सलाई, कागज की लुगदी। बक्सा पेटी समझा ना, ये चौकी टाइप की जो होता है, फर्नीचर, बक्सा जो लकड़ी के बनता है शीर्षक है। फर्नीचर में जितना भी चौकी, कुर्सी, बेंच, यानी कि फर्नीचर में जितना लकड़ी के जितना बना हुआ सामान होता है सब आ जाता है। तरह तरह की वस्तु तैयार करने की लकड़ियाँ प्रदान होती है। अब ये ईंधन की आपूर्ति भी करता है। लकड़ी से अधिकतर इलाका में अभी भी ईंधन होता है। इनसे गौन उत्पादन, यानी कि गूंद का भी उत्पादन में रूप में लाह, ठीक, और राल, गोंद, रेजिन, कत्था, जड़ी बूटियाँ, बीड़ी के पत्ते, फल, मधु, रेशम, चमड़ा रगड़ने की सामान आदि प्राप्त होते हैं। ये लकड़ी से उपयोग में हो रहा है हम लोग के क्या क्या, तो लकड़ी से हम लोग लाह होता है, लाह यानी कि लेह के टाइप के बनाया जाता है, जो लस्सा निकलता है उससे, और लाह के चूड़ी बनता है। थोड़ा सा 8वीं के क्लास में दिए होगा, लाह की चूड़ी वाला पढ़ा। फिर राल, गोंद बनता है, रेजिन, कत्था बनता है, कत्था खाया होगा उसके साथ, पानी के साथ जो कत्था लगा करके देता है वहाँ से निकलता है। जड़ी बूटी मिलता है, बीड़ी के पत्ता निकाला जाता है। कि अंगारा बैठे बोलो, हाँ, बीड़ी के पत्ता निकालने के लिए एक पेड़ होता है, पत्ता से उन्हें बीड़ी लपटा जाता है। फल मिल ही रहा है, मधु मिलता है, जो मधु के लिए रेशम, और चमड़ा रगड़ने के सामान की खुरदुरा लकड़ी के उपयोग किया जाता है। इनसे कितने भी लोग की रोजी रोटी मिल रही है, ऐसे बीड़ी बनाकर भी। अब अप्रत्यक्ष लाभ क्या है कि ये तो डायरेक्ट हमको मिल रहा है, से सबको पता चला, इसलिए पेड़ लगा रहे हैं। जैसे कि अधिकतर कोई आदमी के पेड़ लगाते देखेगा ना तो कहेगा कि फल वाला पेड़ लगाओ ना, ताकि फलो खाऊ, आमो खाऊ। ऐसा का पेड़ लगा के की होते जेका से कुछ ना मिलते, लेकिन वो पेड़ हमको अप्रत्यक्ष लाभ दे रहा है। क्या लाभ दे रहा है सुनो, वो हमको वर्षा करवाएगा, ऑक्सीजन देगा, जलवायु को परिवर्तन रखेगा, ठंड इलाका रखेगा। तो ये सब नियम है, जिससे मेरे को भले पेड़ में फल ना दे, वो बेकार पेड़ है, लेकिन कोई भी बेकार नहीं होता है। ये जलवायु को सम रखती है, यानी कि समान रखती है, वर्षा लाते हैं यही पेड़ के कारण।
यानी बादलों को आकर्षित करते हैं, मिट्टी के कटाव को भी रोकता है कि वर्षा में बहे न, आंधी तूफान और बाढ़ को रोकता है, अगर ज़्यादा इलाका है तो बहुत ज़्यादा आंधी तूफान भी आने लगता है। उनकी पत्तियाँ से खाद तैयार किया जाता है, पत्ती जो मिट्टी पर पड़ता है तो उस मिट्टी भी ज़्यादा उर्वरक, जिससे भूमि उपजाऊ बन जाती है और पर्यटकों को आकर्षित करती है। और कोई इलाका में बहुत ज़्यादा जंगल उंगल टाइप की लकड़ी बनल है तो आदमी को देखने में बहुत अच्छा लगता है। अब वनों के संरक्षण और विकास के निम्नलिखित उपाय देखो, थोड़ा रहने देने से वानिकी शिक्षा बढ़ाई जाए, वन अनुसंधान केंद्र खोले जाए, ठीक ना, तभी लकड़ी के संरक्षण यानी कि पेड़ों को संरक्षण कैसे करना है, तब वानिकी शिक्षा बढ़ाए, यानी कि सभी को वानिकी यानी कि जो जिन्ने तिन्ने अपना बिना बातों के पेड़ लगा देने के लिए भी कहा जाता है कि कहीं भी खाली इलाका है, देख रहा है कि बहुत दिनों से कोई भले कोई इसी का जमीन हो, अगर उसको पेड़ लगा दो फलतू खा वो खाए या बिना फल वाला, तो वो पेड़ अगर जंगल बजैया कटे हुआ कटेगा। तो ये वानिकी शिक्षा हो जाए। वन अनुसंधान केंद्र खोला जाए, यानी कि वनों के अनुसंधान के लिए सीखने के लिए उससे बैठो। वन विभाग का मुख्य अनुसंधान केंद्र देहरादून में है, बार बार पूछेगा वन अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो देहरादून में है, तो ये को याद रखना। द फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड कॉलेज कहाँ पर है, देहरादून में है। और कुछ के नाम सुनो, रांची में है, पालमपुर, बेंगलुरु, कोयम्बटूर और अकोला में वानिकी शिक्षा आरंभ की गई है। लेकिन स्पेशल याद रखना वन विभाग का अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो देहरादून में, देहरादून उत्तराखंड में पड़ता है, ठीक ना। कई बार हम लोग के पूछता है, अब ये सब क्या है, बिहार पुलिस के फिर परीक्षा स्टार्ट हुई है, कोई एडमिट कार्ड 28 तारीख से शायद, आज 26 है कि 27 कल से परीक्षा। तो अभी एगो तो हाले मारे परीक्षा अभी का ट्रेन में भर के फिर जाए, पटना ट्रेन में मार के शीशा फोड़ दिया, पटना परीक्षा देने जाने उसी तरह फिर हो। तो एहो समय यही लाइन पूछता है, इसीलिए मतलब कि याद है, इनमें तो कई गो है लेकिन कभी कभी बोला जाता है तब बोल देते हैं। तो कि वन विभाग, तो नहीं कि ये सब जो किताब चैप्टर हम लोग पढ़े ना, भूगोल, हिस्ट्री, साइंस, इस सब में के जितना भी टॉपिक रहता है बहुत है, वह समय जीके के रूप में पूछते रहता है, जीएस के रूप में। तो वन विभाग का मुख्य अनुसंधान केंद्र देहरादून में, तो यही सब चीज़ के तरह था, इसी सब के तो हम लोग एक लाइन लिखा रहता है। तो वही सोचे यहाँ पे कुछ लोग हम लोग कहा है कि जिन नौकरी की तैयारी करता है पढ़ा देने के लिए, जिसके समय वही सब पढ़ाएंगे जो जहाँ भी रहता है, तो इसी सबको मिल ले रहता है। तब वानिकी शिक्षा पढ़ाई में ये रहता है, पूछता है कि वन विभाग का अनुसंधान केंद्र कहाँ है, बस ऑप्शन में लगाना था, कोलकाता रहेगा, देहरादून रहेगा, नई दिल्ली रहेगा, तो देहरादून में टिक लगा देता है, 1 नंबर मिलता है। तब वन विभाग का अनुसंधान केंद्र कहाँ है, देहरादून में है, तो ये जीके हम पूछता है। और कुछ वानिकी शिक्षा आरंभ करने के लिए रांची, पालमपुर, बेंगलोर, कोयम्बटूर समय है। वनों के प्रति नया दृष्टिकोण अपनाया जाए और प्राचीन काल की वन संस्कृति को पुनर्जीवित किया जाए, और पेड़ को जैसे पुराने दृष्टि से सब कुछ करता था उसके अनुसार से रखा जाए। प्रति वर्ष नए वन लगाया जाए, और हर साल 5 जून को वन संरक्षण दिवस मनाया जाता है। अभी हम लोग का जून खत्म हो जाना है, जहाँ 5 जून था पर्यावरण दिवस था, जिसमें ये सब पेड़ उड़ लगाने के लिए किया जाता है। तब प्रति वर्ष नए नए वन लगाया जाए। 1981 के बाद से अब तक मध्य प्रदेश और पंजाब में ही वन क्षेत्र बढ़ाया जा सके, इतना 1981 के बाद अभी तक ये 2 राज्य में जहाँ तक जितना पेड़ था तो से ज़्यादा बढ़ा है, बाकी बात और सब तक घटते जा रहा है। पिछले कुछ वर्षों में केरल, कर्नाटक के मेघालय इस दिशा में तेजी से बढ़ रहे हैं। वन संरक्षण के लिए विशेष योजनाएं चालू की जाए, जैसे बाघ परियोजना, यानी कि बाघ के बचाने के लिए जंगल बचेगा तब बाघ बचे। हाथी परियोजना, अभयारण्यों की स्थापना। 1952 से भारत वन महोत्सव मनाकर इस दिशा में आगे बढ़ने का चेष्टा किया था। वन महोत्सव कब से स्टार्ट हुआ है, 1952 से। और देश में 17 वन विकास निगम स्थापित किया गया है। वनों के संरक्षण के लिए किए गए उपाय किए जा रहे हैं, यद्यपि मानव जनसंख्या और पशुओं की संख्या से अत्यधिक वृद्धि से यह संरक्षण कठिन हो गया है। वन्य प्राणी और उनका संरक्षण। वनों से हमारा संबंध युग युग का है। हमारी प्राचीन सभ्यता और संस्कृति वन प्रधान थी। वनों में ही ऋषि मुनियों की तपस्या की, चिंता और मनन किए, वेद पुराणों और रचना किए हैं, और प्राचीन साहित्य एवं वंतारों में फैले ऋषियों का विराट परिवार की चर्चा ही है, ठीक ना। और वन जीवन बड़ा ही सरल और स्वाभाविक रहा है। जानते हैं, देखो कुछ लाइन के, भारत में पक्षियों की बहुलता है।
और यहाँ जाड़े के दिनों में उत्तर के ठंड दिशाओं से देशों से कितने ही प्रकार की पक्षियाँ प्रवासी के रूप में यहाँ आया करती है। ठीक, तो हम लोग का जो इलाका अपना यहाँ पर ही है और उत्तर के तरफ जो दिखा रहा है वहाँ पर ठंडा ज़्यादा पड़ता है, तो वहाँ के पक्षी लोग कहाँ चला था ठंडा के दिन में, अपना भारत में ज़्यादा। देखिए अपना यहाँ कम ठंडा पड़ता है, तब उस ये भी है तब पक्षी आ जाता है जिसको साइबेरियन साइरस कहा जाता है। ठीक, तो जैसे साइबेरियन, तो ये वाला पूछता है कि प्रवासी पक्षी कौन होता है, तो साइबेरियन साइरस। ये पक्षियाँ मुख्य रूप से इन स्थानों पर आता है। सबसे ज़्यादा अपना अगर बिहार में आता है तो बिहार के बेगूसराय में आता है, यानी कि देखो बहुत दूर के पक्षी रहता है, लेकिन ठंडा के दिन में उड़त अपना सके यहाँ चल जाता है। और ये बेगूसराय में कांवर झील के क्षेत्र है, वहाँ पर ही पानी वाला इलाका में आकर के रहता है। कब, ठंडा के दिन में, जब पक्षी जब जाड़े के दिनों में, क्योंकि जब जाड़ा उधर पड़ता है ना तो उधर के इलाके में बहुत जाड़ा ठंडा हो, यानी कि बर्फ़ गिरने लगता है, आदमी जो तब पक्षी लोग जम जाएगा, इसलिए वहाँ से चल करके उड़त कहाँ चल जाता है, अपना यहाँ चल जाता है। और यहाँ ठंडा बढ़ रहा था क्योंकि अपना के यहाँ के ठंडा कम होता है, यहाँ बर्फ़ नहीं गिरता है। ठीक, अब फिर जैसे ही गर्मी स्टार्ट होता है तो उधर चला, क्योंकि अपने यहाँ भारत में गर्मी ज़्यादा पड़ता है, जहाँ इलाके में रहता है गर्मी कम पड़ता है, तो यही करता है 2 जगह घर बने लगता है। फिर देखो तब पूछेगा बिहार के कहाँ पर ही, तक कांवर झील बेगूसराय में आता है। फिर उसी तरह वो आता है राजस्थान में। राजस्थान के पक्षी अभ्यारण्य का नाम है भरतपुर पक्षी, ठीक ना, भरतपुर पक्षी विहार क्षेत्र में आता है। उसी तरह गुजरात के कच्छ क्षेत्र में आता है। और गर्मी के दिनों में प्रवासी पक्षी अपने अपने पूर्व स्थानों पर लौट जाते हैं। पक्षी लूट रहा है, तो आदमियों 2 जगह घर बने रहता है। अभी गर्मी के दिन में शिमला जिन्हें दिन जाकर घूम कर रहेगा 1-2 महीना, तो जेकरा जितना पैसा है। अब स्थिति बदलती हुई है। आज हम पर्यटन के बहाने प्रकृति का आनंद लेने के लिए वनों में जाते हैं, ठीक ना, तो घूमते हुए पेड़ पौधा। अब वनों की आर्थिक लाभ उठाने की बात सोचते हैं, इसके लिए पेड़ों की अंधाधुंध कटाई एवं वन पशुओं का बेझिझक शिकार करते हैं। लेकिन धीरे धीरे क्या हो रहा है, पेड़ को अंधाधुंध कटा जा रहा है और उनमें जितना भी जंगली जानवर उसको लोग शिकार करते हैं। वनों के विनाश से वन पशुओं के अस्तित्व और सुरक्षा का खतरा बढ़ गया है। और जैसे जैसे पेड़ का अस्तित्व खत्म हो रहा है तो पशुओं का भी अस्तित्व होगा, उससे खतरा बढ़ रहा है। वनस्पति की विविधता के कारण तरह तरह भारत के वन्य पशु की विविधता भी देखती जाए। जहाँ पर ही लाइन सुनो, कुछ प्राणी के नाम है 8 पर 9, यानी कि 89,000 प्रजातियों के वन्य प्राणी मिलते हैं। जहाँ पर ही हाथी जैसे बड़ी पशु से लेकर के भालू, सिंह, सियार और चूहे तथा गिलहरी तक के जीव पाया जाता है। जलचर, जल और स्थलचर, यानी कि जो स्थल पर रहने वाला जानवर रहेगा उसको क्या कहेंगे, स्थलचर। और जो जल में रहेगा पानी में उसको जलचर कहा जाता है। जैसे में कि घड़ियाल, जिसको मगरमच्छ कहते हैं, ठीक ना, तो जगह घड़ियाल तो सब पढ़ता है कि देखो उलट तो मगरमच्छ केवल भारत में ही मिलता है। तो याद रखना, कौन ऐसा जीव है या जलचर स्थल है जो केवल भारत में मिलता है, तो मगरमच्छ है, जिसको घड़ियाल कह सकते हैं। एक ही मात्र और जानवर है, ये ऐसा जीव है जो दोनों स्थान पर रहता है, यानी कि जल में भी रहता है और स्थल पर भी रहता है, मगरमच्छ, ठीक ना। यहाँ मछलियाँ की कोई, देखो अपना भारत में कितना प्रकार की मछलियाँ मिलती है, से 2546 प्रजाति मिलता है मछली की, ठीक ना। और रोहू कतला जितना सुना है नाम उसी तरह पक्षियों की तोरा कई गो प्रजाति के नाम याद है, एक मछली के कई गो के नाम याद है ना, बोलना आगे सुनो। और पक्षी के प्रजाति के नाम सुनो, 1236 प्रजाति मिलती है, यानी कि 1236 प्रजाति है पक्षी, यानी कि कौवा चुनमुनी। कुछ उल्लेखीय वन प्राणियों की जातियाँ देखो, जो वन में रहने वाला स्पेशल प्रजाति है, से हाथी, ऊँट, गेंडा, भैंसा, नीलगाय, हिरण, सिंह, शेर, बाघ, तेंदुआ, भेड़, बकरी, पांडा, बंदर, ये सब वन में रहने वाला प्रजाति है। इनमें हाथी सबसे बड़ा और स्तनपायी जानवर है। तो सबसे बड़ा जानवर कौन है शारीरिक अनुसार से, हाथी, तो सब देख कर जान गया है। हाथी का शरीर सुनने की बहुत शक्ति है। हाँ, और देखो, और वो स्तनपायी है, यानी कि उसको अपना छाती होता है, बच्चे को दूध पिलाती है, और सब जानवर को दूध बच्चे को नहीं पिलाती, उस तरह से बड़ा जानवरों में, ठीक ना। एगो बकरी, गाय, इस तरह से। अगले देखो कुछ के, लेकिन स्तनपायी जो असम, झारखंड, केरल, कर्नाटक के उष्ण आर्द्र वनों में मिलता है। ऐसा जानवर स्पेशल कौन सा इलाका में मिलता है, असम वाला इलाका में, झारखंड, केरल, कर्नाटक में। केरल, कर्नाटक, झारखंड में तो बहुत ज़्यादा पेड़ पौधा है, यानी कि अपना की अपेक्षा।
अपना इलाका में तो बहुत कम में कह सकते हैं। ऊँट उस मरुस्थल का क्षेत्र है। ऊँट कौन सा इलाका में? शुष्क मरुस्थल वाला पशु है, जानवर करता है, उसको रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। तो ये कौन सा इलाका में रहता है? शुष्क मरुस्थल में। और गेंडा पश्चिम बंगाल और असम के दलदल क्षेत्र में रहते हो, क्योंकि गेंडा हमेशा ना पानी में लुटपुट करते रहने वाला है, सुगर के तरह गेंडा होता है, हमेशा कादर कीचड़ में रहेगा। आदमी न रहता तो यो भी तक न मरा। और गेंडा के कारण यही है, और यह असम और दलदल चीन के नहीं आए। उसी तरह तो देखो ऊँट कौन सा इलाका में रहता है? सूक्ष्म मरुस्थल में। गेंडा पश्चिम बंगाल के असम और उड़ीसा में। अब देखो एक सिंग वाला गेंडा भारत को छोड़कर अन्य कहीं नहीं मिलता है। फिर एक सिंग वाला जो वन और डायनासोर पीछे बताया काजीरंगा आसन में रहता है, यह भी एकमात्र है जो अपना भारत में है। भैंसी और हिरन की कई प्रजातियां अपना वन बिहार में भारत में मिलता है। सिंह अफ्रीका को छोड़कर केवल भारत में ही उपलब्ध है। फिर सिंह जो है जो कहाँ है स्पेशल, तो गुजरात के गिर नेशनल पार्क में सिंह देखने को मिलता है, जो अफ्रीका में है, और उसके बाद अपना भारत में है। वहाँ से कई गो सिंह को ला करके अपना गुजरात के गिर नेशनल पार्क में रखा गया है सिंह को। अगला देखो सुंदरबन में एकमात्र बाघ मिलता है रॉयल बंगाल टाइगर, जो नाम से विख्यात है। और हिमालय की तराई और मध्य प्रदेश में भी बाघ मिलते हैं, जिसमें से तेंदुआ जो पीछे पड़े है। आदि हिमालय के ऊंचे क्षेत्र में अधिक मिलते हैं। बंदर विभिन्न भागों में मिलते हैं। बंदर तो कई जंगली इलाका में मिलते हैं। जंगली गधे कच्छ की रण में मिलते हैं। तो स्पेशल देखो जंगली गधे कहाँ मिलते हैं? कच्छ की रण में मिलते हैं, जहाँ गुजरात है। देखो यहाँ पर कई गो नेशनल पार्क के नाम है, अब हमें सबको याद करना है। बहुत ही बेटे परीक्षा में तो यही पूछता है। देखो बनबासा, बने, राजाजी, गोविंदा कहाँ पर नेशनल पार्क है, यही बच्चा लोग रटता है। अभी एग्जाम जाने जाएगा ना सब, तो खूब रट कर जाएगा, में से बहुत परीक्षा में पूछता है। अगला सुनो, और बंदर विभिन्न भागों में मिलते हैं। जंगली गधे तक कच्छ की रण में। भारतीय पक्षियों में मोर, अब भारत के राष्ट्रीय पक्षी है। हंस, बत्तख, मैना, तोता, कबूतर, सारस और बंगुला मुख्य रूप से मिला करते हैं। मोर को राष्ट्रीय पक्षी होने का गौरव प्राप्त जानवे करते हैं, और बाघ को राष्ट्रीय पशु। 10वां में पूछा कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? ऑप्शन में था मयूर, कबूतर, कौवा। बिहार का राष्ट्रीय पक्षी बिहार के होगा, हाँ, बहादी राजकीय पशु है गोरैया, जो देखता है खुद बुद्धि यहाँ पे आता है। बिहार के सुल्तानपुर नेशनल पार्क है वो। आगे देखो तब राष्ट्रीय पक्षी है, यह पेज है, अंतिम तन के साथ खत्म है, चिंता नहीं करना है। बाघ को राष्ट्रीय पशु है। वन प्राणियों का वितरण विभिन्न भौगोलिक दृष्टि में इस प्रकार है। एक, हिमालय के वनाच्छेद प्रदेश जिसमें हाथी रहता है, भालू, सांभर, कस्तूरी मृग, ठीक ना, मृग मतलब होता है हिरन, कुछ के हिरन का नाम है कस्तूरी हिरन। चौसिंघा, देखा जगह 12 सिंघा सुना होगा, या 12 सिंघा देखा ना, हिरन के तरह रहता है, मूड़ी पर कई गो सिंह रहता है। चीतल, तेंदुआ आदि। और लद्दाख क्षेत्र में याक देखा है, यूआई से याक जो बड़का बड़का केस वाला रहता है, हाँ सर जी, ठीक ना, वो बस नॉर्मल का लोग आदमी पाले रहता है, जैसे ऊँट उठ के पालता है ना, उसी तरह गधा के तरह होता है, सामान वामान लेकर जाएगा वो, लेकिन ठंडा इलाका में रहता है। जंगली बकरी और गुरल आदि मिलते हैं कहाँ? इस हिमालय क्षेत्र में, से स्पेशल हिमालय में इसे ज़्यादा मिलेगा। देखो भारत के प्रमुख अभ्यारण्य हम लोग पीछे जो पढ़े हैं, तो देख लो एकदम लाइन से पूछता है कौन का राज के नाम है। राज के नाम हम यहाँ से देख कर बता देंगे। ऊपर से देखो ई जो यहाँ पड़ी है, ये कहाँ पड़ी है? ई पड़ता है कश्मीर, जम्मू कश्मीर। देखो ध्यान से सब इधर आकर के। आ ई जो पड़ता है इसको बोलते हैं लद्दाख, तो उन्हू है एगो, लेकिन यहाँ देखो जम्मू कश्मीर है दाचिंगम नेशनल पार्क, तो बोलेगा दाचिंगम नेशनल पार्क कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में। गोविंद सागर कहाँ है? तो इधर। अगला देखो ई है उत्तराखंड, उत्तराखंड में है राजाजी नेशनल पार्क। क्या नाम है? राजाजी। सबसे पहला कोई नेशनल पार्क बना था तो यही नेशनल पार्क। यही पूछता है परीक्षा और सब में, वहाँ कह सके कि सबसे प्रथम नेशनल पार्क का नाम क्या है? तो राजाजी नेशनल पार्क कहाँ? उत्तराखंड। उसके बाद है कॉर्बेट, एक आगे रहता है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। कौन सा नेशनल पार्क? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। और उसके बाद बनबासा, ये तीनों कहाँ है? उत्तराखंड में, ठीक ना। आगे देखो यहाँ पर ये इतना जितना दिखाई दे रहा है अभी बोलेंगे सब राजस्थान के नेशनल पार्क के बोलेंगे। सुल्तानपुर नेशनल पार्क, भरतपुर नेशनल पार्क, खाली नेशनल तो वन्य जीव इसमें पढ़ ले। सरिस्का नेशनल पार्क, घना नेशनल पार्क और रणथंबोर नेशनल पार्क, ठीक ना। ये सब कौन सा इलाका में? राजस्थान इस तरह इलाका है। अगला देखो ये है दूगो बोलेंगे से उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क और चंदप्रभा नेशनल पार्क कहाँ है? तो ये सब है उत्तर प्रदेश। अपना बिहार के सुनो, गौतम बुद्ध और कांवर झील, ठीक ना, ये सब कहाँ है? तो अपना बिहार में। झारखंड में हजारीबाग और
बेतला, ठीक ना। यहाँ पर सुंदरबन नेशनल पार्क जो दिखाई दे रहा है ये पश्चिम बंगाल में है। यहाँ पर सिक्किम में है दांगेनजोंग, उधर के नाम में से समझ जाना क्या नाम बोला गया है, खंगचेनजोंग। और देखो मानस है असम में, काजीरंगा है असम में, इतांगी अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में नामदफा, इधर सिक्किम के है जल्दापारा, कुछ कुछ के ऐसा चित्र में दे काइवला और खाली सुनने स्पीड में। शिवहरी मध्य प्रदेश कहला हिला रहा है, मेलघाटा कान्हा इधर महाराष्ट्र में, केनहरी और गिर नेशनल पार्क कखनी से पड़े, देखो गिर नेशनल पार्क यहाँ पे गुजरात में, सिमली पार्क यहाँ पर ही है, चंदका है, पंखल, चौरम, दंदेली यहाँ पर कर्नाटक है, बांदीपुर, पेरियार झील याद रखिएगा, मरियम, बेंताग, गिंडी, ये स्पेशल कभी देखेंगे तब आज जब जोड़े हम लोग ख़त्म कर लेते, बाकी थैंक सुना दिए हैं। यह देखो तो क्वेश्चन आंसर खत्म हो गया ये। हाँ, उत्तरी मैदानी प्रदेश में हाथी, बाघ, नीलगाय, जंगली सुअर, हिरन, लोमड़ी, भेड़िया, सियार आदि मिलते हैं। तो उत्तरी मैदान में अपना इलाका है। राजस्थान वाला में ऊँट स्पेशल 21,000 में मिलता है। दक्षिण पठार में मिलता है बंदर, लंगूर, हनुमान, चिंकारा, कंकर, हाथी, हिरन, सांबर, शेर, बाघ, जंगली बिल्ली आदि स्थल है। वन प्राणियों के संरक्षण के लिए कितनी योजना चलाई गई है, जिसमें से बाघ परियोजना सबसे बड़ी सफल है। इसके अंतर्गत दर्जन अभ्यारण्य, जिनमें से झारखंड का बेतला, ठीक ना, यहाँ पर हम लोग पढ़े थे बेतला और हजारीबाग कहाँ था, झारखंड में। वहाँ का नेशनल पार्क, उत्तराखंड का नेशनल पार्क उत्तरा कार्बेट, जिसको बोले थे जिम कार्बेट नेशनल पार्क, ठीक ना, ये बाघ के स्पीसीज है। मध्य प्रदेश का कान्हा नेशनल पार्क, यहाँ पर हम लोग कान्हा नेशनल पार्क देखे मध्य प्रदेश का, ठीक। पश्चिम बंगाल का सुंदरबन नेशनल पार्क यहाँ पर है। असम का मानस और अरुणाचल प्रदेश का नामदफा, यह असम में, और नामदफा यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में। नेशनल पार्क विशेष पर इसी प्रकार गेंडे के संरक्षण के लिए भी योजना चला गया। राजस्थान और मालवा में सोहन चिड़िया के विलुप्त होने की बचाने के लिए, क्या सोहन चिड़िया नाम रखना। राजस्थान का घनी पक्षी विहार अभियान भारत का सबसे बड़ा है। तो भारत के सबसे बड़ा पक्षी विहार अभ्यारण्य कौन है, तो घाना पक्षी अभ्यारण्य, देखो यहाँ घाना बोले थे, ठीक, जिसको नेशनल पार्क में भी शॉर्ट में बोलिए। तो ऐसा कहाँ है, राजस्थान में। भारत का पहला जीव संरक्षण क्षेत्र नीलगिरी है, याद रखना। भारत का पहला जीव संरक्षण क्षेत्र कौन है, नीलगिरी, जो कब स्टार्ट हुआ था, 1986 में स्थापित किया, जिसका क्षेत्रफल कितना है, 5500 वर्ग किलोमीटर। अगला लाइन सुनो। और 1988 में हिमालय में नंदा देवी क्षेत्र में स्टार्ट किया गया है, जो हिमालय में नौक्रीट में जीव संरक्षण स्थापित किया गया और बंगाल की खाड़ी स्थापित किया गया है। कुछ नेशनल पार्क के ही खाली नाम अब इधर दिखाएगा, जो हम चित्र में हम लोग देख रहे थे ना, वही है। अंडमान और निकोबार द्वीप में भी जीव संरक्षण क्षेत्र बनाया गया जा चुका है। अरुणाचल प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान, गुजरात के कक्षरण में, असम में मानस, पश्चिम बंगाल में सुंदरबन इत्यादि जीव संरक्षण बनाए गए हैं। ई लाइन हम लोग 8वां में भी पढ़े हैं कि देश में 104 राष्ट्रीय वन अभ्यारण्य है। कितना, 104। इससे प्लस है, तब पुराना डाटा है, अभी धीरे धीरे हर साल कुछ ना कुछ कहते हैं हम, प्लस में एक से ज़्यादा हुई है अभी। और देखो 543 वन्य प्राणी अभ्यारण्य है। और राष्ट्रीय वन उद्यान कितना है, तो 40,501 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। जीवों की विविधता बनाए रखने के लिए, यानी कि हर एक प्रकार के जीव यहाँ रहे, इसलिए बचाने के लिए, जीवों के संरक्षण प्रदान करने के लिए जीव संरक्षण क्षेत्र स्थापना महत्वपूर्ण मानी गई है। इसमें से नाम सुनो, नीलगिरी की पहाड़ी में, नंदा देवी में, नोक्रेट जो मेघालय में है, बड़ा निकोबार में, मन्नार की खाड़ी में, मानस असम में, सुंदरबन में, सिमली पार्क उड़ीसा में। सब नाम खाली इतने पूछेगा सिमली पार्क कहाँ है तो उड़ीसा में तुरा बता देना। डिब्रूगढ़ होता है जो सैखोवा असम में है, डिहंग डिंगबंग अरुणाचल प्रदेश में, पंचमढ़ी कहाँ है तो मध्य प्रदेश में, कंचनजंगा नेशनल कहाँ है तो सिक्किम में, अगस्त्य मलाई और कहाँ है अचन कमार अमरकंटक में। यहाँ प्रत्येक किस्म के पेड़ पौधे और प्राणियों का सुरक्षा प्रदान की जाएगी। और कुछ नए जीव संरक्षण क्षेत्र है, जैसे कक्ष 2008 में बना, कोल्ड जेडर 2009 में बना, शेषाचलम 2010 में बना और पन्ना 2011 में बना, ठीक ना। इसी तरह हो गया। देखो बाघ परियोजना है क्या है, वहाँ खेले चलते हैं।
तो बाघ परियोजना क्या है? बाघ को शिकार करने के लिए कि बाघ को संरक्षण देने के लिए? बाघ को संरक्षण। देखो भारत का राष्ट्रीय, इधर देखो भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? अब देखो राजस्थान का डैश पक्षी बिहार भारत का सबसे है, कौन पक्षी बिहार सबसे बड़ा है? घना। ढाकर। कहानी सुनाए थे ढाकर वाला तरह से।